तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी और हिंदी के आज के इस वीडियो में चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मात्र ये एक वीडियो आपको हिंदी में 30 नंबर कंफर्म है कि जो दिलाएगा, ठीक है ना। तो वो 30 नंबर कैसे हमें मिलेगा आज के इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये चार टॉपिक है जिस पर आज के इस वीडियो में ही कंप्लीटली हम कराने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, ये हम कराएंगे। देखिए ऐसे तो बहुत सारे पत्र आपसे पूछे जाते हैं, पर मोस्टली मैं आज के इस वीडियो में दो सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को मैं कराने वाला हूं। और ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं? पत्र लेखन 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो ये 6 मार्क्स आपको आज के इस वीडियो में ही पत्र लेखन भी तैयार हो जाएंगे। अगला आता है महत्वपूर्ण निबंध। अब महत्वपूर्ण निबंध है, ये आपसे लगभग 9 से 10 इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि निबंध है, जिसमें से मोस्टली में मुझे लगता है कि 3 से 4 लगभग 4 आपको इंपॉर्टेंट हम निबंध आज के इस वीडियो में ही हम बताएंगे, जो आपको निबंध 9 नंबर में पूछा जाता है। तो यहां से 9 नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण कहानियां। क्लास 12 हिंदी में जो महत्वपूर्ण कहानियां लगभग 4 हैं, बट उसमें से हम आपको मोस्टली 2 ही हम आपको कहानियां बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कहानी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, तो यहां से हमें 5 नंबर मिलेंगे। अंतिम हमारा आता है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। 2 प्रकार के जीवन परिचय पूछा जाता है, एक लेखक का, एक कवि का। तो ये हमारा 10 नंबर में पूछा जाता है। तो हम 2 इंपॉर्टेंट जो हम लेखक का जीवन परिचय बताएंगे और 2 ही साहित्यिक मतलब कवि का साहित्यिक जीवन परिचय बताएंगे। ये चारों हम बताने वाले हैं, परेशान ना हो, सब कराएंगे ना। वीडियो देखते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जी अब हम समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहला हमारा आता है क्या कि पत्र लेखन जो है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लोन लेने के लिए बैंक में आप कैसे आवेदन करेंगे इसको पत्र लिखना होता है, तो वो हम पहले आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, ठीक है ना। ये तो बेसिक बात, इतने बात पता है कि सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक, क्योंकि महिलाएं भी हो सकती हैं शाखा प्रबंधक या पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए आप श्रीमान और डैश देकर श्रीमती भी आप लिख सकते हैं। तो श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया देवरिया यूपी, ऐसे हमने बैंक का नाम लिख देना है, फिर से वो कहाँ पे है ये लिख देना है, और किस राज्य से ऐसे आपको लिख देना है। अगर एमपी से हैं तो एमपी बोर्ड लिख देंगे, जहाँ से भी हैं आप वो आप लिख लीजिएगा। ये बैंक का नाम के लिए और उसका एड्रेस के लिए स्थान है। अगला आता है विषय आप क्या लिखेंगे जी कि बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना है। देख रहे हैं ना कैसे, ये थोड़ा सा जो सेवा में लिखने के बाद यहां से ये जो श्रीमान है ये थोड़ा सा और आप यहां से करके लिखेंगे, ठीक है ना। फिर से विषय लिखने के बाद नीचे जस्ट आप डालेंगे महोदय, उसके बाद ये पूरा लाइन आप छोड़ेंगे और फिर से क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का अकाउंट होल्डर हूं, ठीक है ना, और आपके बैंक की सेवाओं का काफी दिनों से लाभ लेता आ रहा हूं, ठीक है ना। मेरा आपके बैंक में मेरा आपके बैंक में एक अकाउंट है जिससे मैं साधारण लेन देन करता हूं, परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु क्या है, अधिक पैसों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि क्या करें, मुझे ऋण प्रदान करें। मैं हर महीने का किस्त दर किस्त चुकाता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस पत्र को गौर देकर क्या करेंगे, मेरे अनुरोध को स्वीकृति, ठीक है ना, देंगे। स्वीकृति मतलब क्या होता है, परमिशन देंगे। उसके नीचे आप लिख देंगे धन्यवाद, ये आप दिनांक लिख लेंगे। देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि इसमें आपको समझाने वाला है। ये मैं पढ़ रहा हूं तब भी आपको समझ में आ जा रहा है, तो इसमें बस केवल पढ़ ले रहा हूं। आपको आसानी शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं, तो क्या हो है कि हमें पत्र लिखना है तो पत्र हम उसी संबंध में लिखें जिसके मतलब जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई के लिए लोन लेना है, ठीक है ना, आगे उच्च शिक्षा हेतु।
तो उसके लिए लोन लेने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। हो सकता है किसान पर भी आपको लोन लेने के लिए आ जाए कि किसान के मतलब कोई किसान है वो लोन लेना चाहता है, बैंक से ऋण लेना चाहता है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो आप लिख दीजिएगा भैया कि खेती करने हेतु या खाद्य पदार्थ खरीदने हेतु, ठीक है, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो इस तरीके से बनाकर आप लिख सकते हैं। मोस्टली क्या है कि बैंक से आपको ऋण प्रदान करने हेतु हमें पत्र लिखना है। मोस्टली ये बीच का जो लाइन है ना, ये ज्यादा इम्पैक्ट, जो हम कह सकते हैं इम्पैक्ट नहीं करता। ये जो ऊपर की और नीचे के जो लाइन है यही इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा यही आपसे पूछा गया है कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। इतना आता है, आप लिख देंगे। आप धन्यवाद लिखने के बाद दिनांक आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना तो कर ही देंगे दोस्त। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर में पूछा जाता है, पहला हमारा ये लेटर है, ले लिए होंगे ना, ठीक है जी। अगला एक और आप लेटर देख लीजिए, ठीक है ना। 2 लेटर कम से कम हमें तैयार करना है। दूसरा है अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास आवेदन पत्र। मैं आपको कह दे रहा हूं, ये सबसे पहले आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना, मोहल्ले की सफाई हेतु। उसके बाद आप बैंक से लोन लेने हेतु तैयार करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे लिखा गया सेवा में। सेवा में लिखने के बाद ये जो श्रीमान या श्रीमती स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देवरिया यूपी, ऐसा हमने लिखा है। तो ये जो यहां से हमने लिखा है ना, ये यहां से आप इधर से फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आप स्पेस देकर और गैपिंग देकर उसके बाद लिखेंगे, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद विषय, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र, इस तरीके से विषय आप लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे महोदय, ठीक है ना, मैं अपने नगर के निवासियों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं जिसमें हम रहने को मजबूर हैं, ठीक है ना। हमारे नगर में पिछले 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। इसी कारण यहां पर सभी ओर गंदगी फैल रही है। कई नालियां टूटी हुई हैं जिसके कारण संक्रमण बीमारियां फैलने की भी आशंका, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आशंका होगी। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आशंका है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये कहा जाए जिसके बहुत सारी नालियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटेंगी तो गंदगी फैलेगा ही, तो जिसके कारण क्या है, संक्रमण बीमारियाँ फैलने की क्या है, आशंका हो रही है। आशंका मतलब संभावनाएं हो रही हैं, ठीक है ना। अतः आपसे निवेदन है कि अविलंब मतलब बिना विलंब किए हमारे नगर की सफाई की व्यवस्था करें, ठीक है ना। उसके बाद धन्यवाद, दिनांक आप लिख लेंगे। भवदीय, ये याद रखेंगे, भवदीय यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भवदीय, ठीक है ना। भवदीय लिखने के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा और हो सके तो आप मोबाइल नंबर अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना लिख देंगे काफ़ी है। बट हाँ, आपको मोबाइल नंबर जो है आपको पेपर में नहीं लिख के आना है, ठीक है ना। मतलब अगर वास्तव में आप ये पेपर लिख रहे हैं, ये जो हम कह सकते हैं लेटर अगर लिख रहे हैं सफाई के लिए, ठीक है ना, कोई सफाई कर्मचारी के पास, तब आप वहाँ पे दे दीजिए। ऐसे आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, नाम की जगह पे भी नेम लिखकर XYZ ऐसे कुछ लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जी 6 नंबर में हमारा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। देखिए 2 हमने क्या दिखाया है, 2 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन हमने करा दिया, ठीक है। तो 6 नंबर हमारा यहां से कंप्लीट होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अच्छा, एक ये भी है, अगर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 10% रिस्क ले सकते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप 90% चांस है कि वो 2 हमने जो कराया ना, एक सफाई हेतु एक लोन लेने हेतु, तो 90% चांस है कि ये इन्हीं में से आएंगे। पर 10% और चांसेस ये है कि अगर 100% आपको फिक्स करना है तो ये भी आप याद कर सकते हैं, क्या है कि अपने विद्यालय में हिंदी अध्यापिका या हिंदी नहीं कोई भी अध्यापिका के नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र, मोस्टली क्या है, नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र तैयार करना है। तो ये भी मैं दिखा दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो। सेवा में फिर से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
मदन मोहन मालवीय, भाटपारानी देवरिया, यूपी। इस तरीके से आप सबसे पहले स्कूल का नाम लिख देंगे, फिर से वो कहाँ पर है, वो किस जिले में है, और फिर से उसका राज्य लिख देंगे। इस तरीके से आप एड्रेस दे देंगे, ठीक है ना। विषय आपका क्या रहेगा जी, हिंदी अध्यापिका के नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर से अब आता है महोदय जी। अब यहाँ से हमें अपना बात को प्रस्तुत करना है। क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे मैं रहेगा, मैं आपके विद्यालय कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी की अध्यापिका का तबादला होने के बाद, तबादला मतलब क्या होता है जी, तबादला मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है ना। ट्रांसफर होने के बाद अभी तक उनके स्थान पर कोई नई अध्यापिका नहीं आई है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। हिंदी की अध्यापिका नहीं है, जिसके कारण हिंदी की जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और हम पेपर की तैयारी, यहाँ पे तैयारी रहेगा, पेपर की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अतः आपसे निवेदन है कि हिंदी अध्यापिका की नियुक्ति जल्द से जल्द करें, ताकि हम हिंदी विषय की तैयारी अच्छे से कर सकें। आपकी महान कृपा होगी। तो इतना आप लिख देंगे। फिर से धन्यवाद, दिनांक आप लिख देंगे। ये भौदी है, यहाँ पे आप लिखेंगे भौदी। और फिर से अजय यादव, हमें ऐसे कुछ लिख दिया है, आप चाहें तो XYZ या मतलब कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। देखिए, तो 3 हमने इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने क्या आपको बताया, 3 इंपॉर्टेंट लेटर बता दिया। आप चाहें तो 2 याद करें या 3 याद करें, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो तीनों तैयार कर लीजिएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे ना, सब याद हो जाएगा, नॉर्मल सी बातें हैं। चलिए, अब आपकी इच्छा। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 9 नंबर का जो है निबंध। तो हम मोस्टली आपको, देखिए ऐसे में कहूँ ना, रियलिटी में 9 नंबर में तो ये पूछा जाता है। ऐसे में कहूँ तो आपके जो बुक है उसमें हमने देखा तो 10, कम से कम 10 इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, पर फिर भी उनमें से 10 भी नहीं, हम मात्र आपसे, मुझे लगता है 4 आपको इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं इस वीडियो में। कम से कम ये 4 जरूर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला आता है भारत में बेरोजगारी कारण और निवारण। बेरोजगारी पर हमें लिखना है जी, जो एम्प्लॉयमेंट है तो इस पर हमें लिखना है। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस समय हमारे देश के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। तो चलिए जी, बेसिक हम जानते हैं कैसे हमें लिखना है, क्यों, कैसे हमें 9 के 9 नंबर मिलेंगे, 9 नंबर हमें चाहिए तो कैसे मिलेंगे, ऐसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, ठीक है ना, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह समस्या मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास और उद्योगों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। बेरोजगारी का उच्च स्तर समाज में असंतोष और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है, जिससे विकास की कई गति धीमी पड़ती है और यह युवाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि अधिकतर बेरोजगार व्यक्ति युवा वर्ग से ही होते हैं। तो ये बेसिक हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा इस बेरोजगारी क्या होता है इसका हमने परिचय दे दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने बेरोजगारी क्या होता है उसको हमने परिचय दे दिया है। परिचय लिखने के बाद अब हम इसका जानेंगे कि ये जो बेरोजगारी है, हमने समझ लिया कि बेरोजगारी क्या है जी, बेरोजगारी क्या है, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर किस वर्ग के बेरोजगार आते हैं जी, तो जितने भी युवा हैं वही ज़्यादातर बेरोजगार के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे सब कुछ हमने लिख दिया है। अब हम जानेंगे कि बेरोजगारी का कारण क्या है, क्यों बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे, लिखना पड़ेगा कि बेरोजगारी कैसे हम दूर भी कर सकते हैं, हम नहीं, सरकार कैसे दूर कर सकती है, इस पर भी हम बातें करेंगे जी। तो यहाँ पे लिखते हैं भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। तो इसमें से सबसे पहला आता है शिक्षा और कौशल की कमी। देखिए, सबसे पहली बात आता है शिक्षा और कौशल की कमी। यहाँ पे लिखा गया अधिकतर लोग सही शिक्षा और कौशल नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे वे अच्छा रोजगार के लिए योग्य नहीं होते। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अच्छी शिक्षा और कौशल की कमी।
अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अगर शिक्षित होंगे तो वो उनमें कौशल भी आ जाएगा, बट अच्छी शिक्षा जो हम कह सकते हैं एजुकेशन कैसे मिलेगा? ये सबसे पहली बात तो शिक्षा का काम कौन कर सकता है? सरकार की जिम्मा है कि जो शिक्षा है उसको और भी बेटर करे, अच्छा करे। क्या हमारे देश में या हमारे राज्य में, आप जिस राज्य से रहते हैं, ठीक है ना, क्या शिक्षा की हालातें अच्छी हैं? क्या शिक्षा वहाँ पे अच्छे तरीके से मिल रहा है? सरकारी स्कूल क्या अच्छे हैं? क्या वहाँ पे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? तो अगर पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, तब तो सरकार ने काम किया है। अगर आपको पता चल गया कि भैया हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर ही नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टीचर ही नहीं है, या पढ़ाई टीचर आ रहे हैं उनको मतलब कैसे भी पढ़ा कर चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा है तो इसका कमी किसका है? ये कमी है सरकार की। तो सबसे पहली बात, वो सरकार फालतू की सरकार है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। जो शिक्षा पर ही ध्यान न दे, वैसी सरकार होने या ना होने से क्या फायदा? क्योंकि शिक्षा ही है जिसके कारण कोई भी देश विकसित होता है, ठीक है ना, ये गर्त में जाता है। तो सबसे पहले शिक्षा और कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा आता है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्या है? कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की कमी और आर्थिक मंदी की वजह से रोजगारों का अवसर घट जाते हैं, ठीक है ना, तो आर्थिक संकट भी है। दूसरा होता है अधिक जनसंख्या। जनसंख्या भी जितनी अधिक होंगी तो रोजगार में भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। तो जनसंख्या वृद्धि भी है। तो यहाँ पे लिखा गया भारत में जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जिससे नौकरियों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को, अगर हमें अधिक जनसंख्या भी एक मेन कारण है। जनसंख्या को हम कैसे कम कर सकते हैं जी? अगर मैं आपसे कहूँ तो जनसंख्या वही व्यक्ति कम कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा नहीं है तो भैया जनसंख्या तो कंट्रोल होगा नहीं। तो मोस्टली जनसंख्या अगर कम करना है तो लोगों को शिक्षित करना होगा, और फिर से शिक्षित करने के लिए हमें स्कूल अच्छा बनवाना पड़ेगा, टीचरों की भर्ती अधिक से अधिक करनी पड़ेगी। तो फिर से ये घूम कर तो शिक्षा पे ही आता है ना। तो शिक्षा अगर अच्छा हो जाए ना तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। बेरोजगारी के 3 कारण जाने हैं, और भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। कारण जानने के बाद फिर से हम निवारण लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे चौथा हमारा कारण क्या है? नौकरियों के अवसर का सीमित होना, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, जबकि कुछ नए क्षेत्रों में रोजगार का अवसर विकसित नहीं हो पाते। जैसे कि किसानी है, यहाँ पे रोजगार के अवसर बहुत ही कम है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि वहाँ पे कोई सीमित ही मतलब रोजगार है ही नहीं साहब। अगला आता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहर क्षेत्रों मतलब ग्रामीणों से शहर क्षेत्रों में पलायन। देखते हैं कि गांव के लोग शहर जाने लगते हैं कमाने के लिए। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, जिससे रोजगार का बेरोजगारी बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा गया अधिक लोग शहर क्षेत्र में नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये भी बात है जी। तो ये हुआ कारण, मोस्टली हमने बात कर लिया। अब हम जानेंगे बेरोजगारी का निवारण। बेरोजगारी को हम कैसे दूर कर सकते हैं ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षा और कौशल विकास। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चों और युवाओं को रोजगार के लिए जरूरत कौशल और आधुनिक शिक्षा की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे बाजार की मांग के अनुसार नौकरियां पा सके। तो सबसे पहली बात, शिक्षा हमें सही करना होगा और कौशल विकास भी सही करना होगा। शिक्षा सही सब सही हो जाएगा। तो शिक्षा पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है, ये जी बेरोजगारी को कम करना है, जनसंख्या को कम करना है, तो ठीक है ना। दूसरा आता है नए उद्योगों की शुरुआत। नए हमें फैक्ट्रियाँ खोलनी पड़ेंगी और अच्छी जगह पे खोलनी पड़ेंगी, ऐसे जगहों पे खोलने पड़ेंगे जिससे पॉल्यूशन भी कम हो। वही लिखा गया छोटे और मझले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके। साथ ही स्टार्टअप और नए व्यवसायों के लिए समर्थन दिया जाए। जैसे सरकार को ये करनी चाहिए कि जितने भी छोटे छोटे कारखाने हैं, उद्योग हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रियां हैं, उनको अच्छा कोई प्रॉफिट दिया जाए सरकार की वजह से, जिससे वो और भी विकसित हों। अब बाहर से जो हमारी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, तो उनको भी जो हम कह सकते हैं टैक्स है बहुत ही कम लिया जाए, जिससे वो हमारे देश में आकर कंपनियां खोलें और बाजार बढ़ाएं, जिससे नौकरियां मिलें, ठीक है ना। तो टैक्स तो हमारे देश में इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि भैया हमारे देश से ही जो इन्वेस्टर है वो भाग रहे हैं, जिससे कि पूरा जो हम कह सकते हैं
आर्थिक मंदी हो रही है, तो ये अच्छी बात है नहीं। अगला आता है कृषि सुधार। कृषि क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल और बेहतर साधन उपलब्ध कराए जाए ताकि किसानों के लिए भी रोजगार का नए अवसर, नए रास्ते खुले। ठीक है ना। अगला आता है स्वयं रोजगार का अवसर, मतलब लोगों को स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, जैसे छोटे व्यापार, शिल्प आदि अवसर दिए जाए। तो ये है जी कुछ हमने यहाँ पे बेरोजगारी का जो जीवन पर निबंध है वो हमने बताने का प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें, ले लिए होंगे, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेरोजगारी का हमने परिचय जान लिया, फिर से इसका कारण जाना, इसका निवारण जान लिया। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इस समय के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेरोजगारी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अब के समय में बढ़ चुका है। ठीक है ना। अगला हमारा दूसरा आता है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण। अब इसको जान लेते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा गया पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है हमारे आसपास की हवा, पानी, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में हानिकारक पदार्थों का मिलना। यह प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक पदार्थों के उपयोग से होता है। प्रदूषण से प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता बिगड़ती है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी और पौधों पर बुरा असर पड़ता है। इसी कारण से जलवायु परिवर्तन, बीमारियां और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। सिंपल सी बात आप जान लीजिए कि गाड़ियाँ चला रहे हैं तो उससे भी धुआएं निकल रही हैं, जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो चिमनी हम कह सकते हैं, मिल बड़े बड़े चल रहे हैं, उन सभी से क्या निकल रही हैं, जहरीली गैसें निकल रही हैं, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना। जिससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण प्रदूषण होगा ही। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिससे बहुत सारे कचड़े निकलते हैं, वो जाते हैं तो बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाते हैं, जिससे जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो ये सब कारण है जी। तो ये हमने नॉर्मली हमने क्या किया है, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है उसका हमने परिचय दिया हुआ है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसके बाद अब हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण। इसका कारण क्या है जी, ठीक है ना, रीजन क्या है प्रदूषण के बढ़ने का। सबसे पहला आता है कारखानों से निकलने वाली धुआं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है फैक्ट्रियों और उद्योगों से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन निकलने के कारण, फैक्ट्रियों से धुआएं निकल रही है, उसके लिए क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा है वाहनों का धुआं। ठीक है ना। गाड़ियों और ट्रकों से निकलने वाले प्रदूषक गैस, ठीक है ना, तो उससे भी प्रदूषित हो रहा है। अगला आता है प्लास्टिक और कचरा। प्लास्टिक का अधिक उपयोग और उसका सही तरीकों से क्या होना, निस्तारण न करना। निस्तारण मतलब यही होता है कि प्लास्टिक और जो कचरा है उसका हम अच्छे तरीके से उपयोग करके और फिर से उसको रिसाइकल ना करें। मतलब अगर कचरा होए तो उसको हम कुछ उसके अलग उपयोग कर सके, जिससे कूड़ा जो हम कह सकते हैं अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं, तो उस तरीके से किया जाए। अगला आता है कृषि रसायन। अगला आता है कीटनाशकों और उर्वरकों, ठीक है ना, का अत्यधिक प्रयोग। जैसे क्या हो रहा है कि अभी जो कृषि में हम अधिक से अधिक जो हम कह सकते हैं कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम नहीं कहते हैं कि जैसे डाई है, पोटास है, तो ये सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि फसल ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या दे, प्रोडक्ट दे, ठीक है ना, उत्पाद हमें ज़्यादा दे। बट इससे क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है ना, या जो मनुष्य हैं, उनकी जो हम ये कह सकते हैं लाइफ टाइमिंग है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घटते जा रही है। ठीक है ना। पहले के लोग क्या होता था 120 वर्ष 130 वर्ष तक ऐसे जीते थे। अभी मोस्टली अभी तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 60 से 70 जी रहे हैं। मतलब लगभग मैं कह सकता हूँ 75% ऐसे व्यक्ति हैं जो 70-75 जात या हमें कह सकता हूँ अधिक से अधिक 80 जाते जाते उनकी क्या हो रही है, निधन हो जा रही है। तो ये बातें हैं जी, जो लाइफ टाइमिंग है वो
डिक्रीज हो रही है, घटते जा रही है। किसके कारण? कृषि रसायन के भी कारण, फिर से पर्यावरण प्रदूषण के भी कारण हो रहा है। वनों की कटाइयाँ, देखिए पेड़ों के आधाधुंध कटाइयों से पर्यावरण असंतुलित होता है, ठीक है ना। यह कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और प्रदूषण बढ़ते हैं। तो ये सब बातें हैं जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर से मुख्य कारण हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इसका निवारण, ठीक है ना। अब इसका निवारण भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण में एक और चीज जान लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण के कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। कैसे कम कर सकते हैं समझिएगा। प्रदूषण नियंत्रण, सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला जो प्रदूषण नियंत्रण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुआं को नियंत्रित करना। कैसे नियंत्रित करेंगे, इस पर सरकार को विचार करने चाहिए। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं उनके जो मालिक हैं उनसे सभी से संपर्क करके कहाँ पर खोलना चाहिए फैक्ट्रियों को, जहाँ पर कम जनसंख्या है वहाँ पे खोला जाए। यहाँ पर जहाँ पर मतलब जनसंख्या वहाँ पे नहीं है, पूरी तरीके से बंजर जमीन है, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ ये सब खोली जाए जिससे कोई भी इफेक्ट ना हो। तो इस सभी बातों पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अगला आता है प्लास्टिक का उपयोग कम करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाकर पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, ये सरकार को करना चाहिए। अगला आता है वृक्षरोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हवा का गुणवत्ता सुधरती है, ठीक है ना। अगला आता है स्वच्छता बनाए रखना, कचरा सही जगह पर फेंकना और उससे क्या होता है रिसाइकल करना। रिसाइकल समझ रहे हैं ना, कचरा उपयोग कर लिया, अब कचड़े से भी हम कुछ अदर चीज बना लें जिससे रिसाइकल होता रहे, ठीक है, और कचरा एक जगह पर पड़ा ना रहे जिससे प्रदूषण न फैले। इस तरीके से करना है जी। अगला आता है कृषि में जैविक खेती, मतलब रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को के बजाय जैविक विधियों का क्या करना, उपयोग करना। मतलब जो हम डाई यूरिया पोटाश ये सब यूज करते हैं उसका कम उपयोग करके रासायनिक जो खाद हम कह रहे हैं जो जैविक विधियों द्वारा जो खाद हैं उनका उपयोग करें। जैसे कि गाय का जो हम कह सकते हैं गोबर है, उन सभी चीज़ों का हम उपयोग करें तो वो अच्छी बात होगी, ठीक है ना, खेतों में। अगला आता है इन उपयोगों से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सकती है। तो ये था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जो कि हमने करा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए, ये भी ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है भारत में भ्रष्टाचार। देख रहे हैं कि जो सरकारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे घूस लिया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कमीशन लिया जा रहा है, घूस टाइप का, ये उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। तो अब भारत में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, इसका कारण क्यों भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है वो जानेंगे। इसका निवारण क्या है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये भी हम जानेंगे जी। तो सबसे पहला आता है भारत में भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जिससे सरकारी अधिकारी, नेता और अन्य लोग रिश्वत लेते हैं या गलत तरीकों से लाभ प्राप्त करते हैं। किसी भी सार्वजनिक कार्य जैसे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, ठेके, लाइसेंस और प्रशासनिक निर्णयों में हो सकता है। भ्रष्टाचार से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, विकास में रुकावट आती है और समाज में असमानता बढ़ती है। यह आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जन्म देता है और विकास की गतियों को क्या करता है, धीमा कर देता है। अगला आता है भारत में भ्रष्टाचार क्या कारण क्या है जी, गरीबी और कमीशन। यहाँ पे लोग पैसों की तंगी के कारण रिश्वत लेने को क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। कानून का पालन न करना, मतलब यहाँ पे सख्त कानून और सजा की कमी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ती है, ठीक है ना। अगला आता है शासन में पारदर्शिता की कमी। सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता न होने से भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलता है। जैसे कि बजट आया तो पूरी अच्छे तरीके से विवरण हमें मिले, कितना रुपया आया, कितना कहाँ खर्च हुआ। इस तरीके से सरकार को पूरा एक वेबसाइट बनाना चाहिए जिस पर सब दिखाई दे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी है, ठीक है ना, बट वो नहीं भैया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान है, मुखिया है, उनके पास कुछ बजट आया, ये मान लेते हैं
5 साल में 5 करोड़ आया, तो वो 5 करोड़ खपत कहाँ होगा, वो सब कुछ हमें दिखाई जाए, या मुखिया है या ग्राम प्रधान में निचले स्तर, सबसे छोटी स्तर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बताया जाए। बट ऐसा कुछ है नहीं, मालूम नहीं चल पाता। तो ये सभी पारदर्शिता किया जाए सभी लोगों को सामने। अगला आता है राजनीतिक दबाव। यहाँ पे नेताओं की दबाव और स्वास्थ्य के कारण अधिकारियों में भ्रष्टाचार होता है। अब भैया नेता तो आप जानती हैं, नेता बहुत सारा उनका वो होता है दबदबा के टाइप का, तो उसके कारण भी होता है जी। ठीक है, तो ये सभी उनके क्या है, कारण है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए, ये तो हमने कारण जाना, और भी एक कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। भ्रष्टाचार को सामाजिक स्तर पर कभी कभी नजरअंदाज किया जाता है, जिससे यह बढ़ता है। ठीक है, इन कारणों से भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन गई है। तो ये इसका अभी तक कारण हमने जाना। अब भ्रष्टाचार मतलब भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के कुछ उपाय हैं, जो क्या है जी। सबसे पहले है कड़े कानून और सजा। अगर हम मतलब हार्ड हम रूल बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं जिससे लोग डरे, तो उस तरीके का कानून हो ना और सजा हो, तो हो सकता है भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जाए। यहाँ पे लिखा गया है भ्रष्टाचार के मामले में सख्त सजा और कानूनों का उपयोग, कानून का पालन किया जाए। अगला आता है पारदर्शिता। ठीक है ना, मतलब सभी के सामने सब कुछ बजट जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। वही लिखा गया सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाया जाए ताकि लोग सब कुछ देख सकें। अगला आता है जन जागरूकता। लोगों को भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए। अगला आता है ई गवर्नेंस। यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन सरकारी सेवाओं देने से रिश्वत और घूस की संभावनाएं कम होती हैं। मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन सेवाएं कर दिया जाए, ऑनलाइन सब व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे घर पर ही सब कुछ कार्य हो जाए। तो उससे बहुत सारे जैसे सरकारी संस्थाओं पे जाएंगे तो वहाँ पे घूस कैसे ना कैसे ले लिए जाएंगे, बट सब ऑनलाइन रहेगा ना, तो ज़्यादा चांसेज है कि घूस लेने के लिए कोई आएगा नहीं, तो भैया कैसे दे पाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन से यदि कुछ पेमेंट होता है तो वो सब सबूत रहता है ना, तो उस तरीके से घूस ले नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हो सकता है नैतिक शिक्षा, लोगों को नैतिक और ईमानदारी की शिक्षा दी जाए। ठीक है ना, कि भैया घूस ना लेना है ना देना है, कोई दे भी रहा है तो उसका कंप्लेन आप कीजिए। इन उपयोगों से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है और एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो ये हुआ जी इसका उपयोग। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी ले लीजिए। तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट निबंध देख लिया। एक और निबंध है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं पढ़ूंगा नहीं। चलिए, 3 ही इंपॉर्टेंट निबंध हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो ये 3 आप निबंध तैयार कर लेंगे, यहां से आपको 9 नंबर मिल जाएंगे जी, 9 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, इन्हीं में से आपको मिलने वाला है, परेशान ना हो। चलिए, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट कहानियां। कौन कौन की कहानियां हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट हम कहानियां आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है पंचलाइट, महत्वपूर्ण कहानियां है जो है पंचलाइट। अब पंचलाइट किसकी कहानी है जी, समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया पंचलाइट रेणु दी द्वारा अचलित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। देखिए, ये एक बिहार के एक पिछड़ा गाँव है, ठीक है ना, तो उसी को महतो टोली के नाम से हम जान रहे हैं। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे, बिना पढ़े लिए, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो अशिक्षित लोग रहते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। उन्होंने गए और एक मेला था रामनवमी का, वहां से उन्होंने पंचलाइट खरीद कर लेके आए। पंचलाइट को हम जैसे, अरे भैया जब बिजली नहीं था तो हम लाइट कैसे हम उपयोग करते थे, तो उस समय पर लालटेन हम लाते थे, ठीक है ना, और दिया हम कह सकते हैं ऐसे कि उसको बनाकर फिर से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के लेकर हम उसका उपयोग करके मतलब पढ़ाई करते थे। तो ये सभी आप जानते ही होंगे। आज से 10-15 साल आप पीछे जाएंगे तो सब आपको पता चलेगा। 10 साल ही अब पीछे जाएंगे अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे तो ऐसा होता था। तो वही बात कहा जा रहा है, उसी को पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। अगला आता है पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तुएं समझते हैं। पंचलाइट को देखने, यहाँ पे देखने होगा, ठीक है ना। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा
हो गए तथा सरदार ने अपनी पत्नी को, यहाँ पे आधा तो रहेगा, पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ करने का प्रबंध करो। सभी उत्साहित थे, परंतु एक समस्या थी कि पंच लाइट को जलाएगा कौन। देखिए पंच लाइट को गए पूरे गांव के लोग, अब वो खरीद के तो लेके आ गए, बट वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था ना जो पंच लाइट को जला सके, ठीक है ना, किसी को आता ही नहीं था। तो क्या हुआ, तब यहाँ पे लिखा गया है पंच लाइट को जलाएगा कौन। तब यहाँ पे लिखा गया है इस टोले में गोधन नाम का एक युवा रहता था। कौन रहता था जी, गोधन नाम का एक युवा रहता था जो पंच लाइट को जलाना जानता था, परंतु उससे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। एक युवा था जिसका गोधन नाम था, तो वो तो जानता था जलाना, बट उसे गांव से ही बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्योंकि वह गुलरी काकी की बेटी से क्या करता था, प्रेम करता था और उसे सलीमा का गाना सुनाता था, इसलिए उसे गांव से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था। वो क्या करता था कि गुलरी काकी है, उनकी बेटी थी, तो उनसे वो क्या करता था, प्रेम करता था जी, और प्रेम के साथ साथ वो क्या करता था, वो उसे सलीमा का कोई गाना है तो वो उसको सुनाता था, जिससे वो उनकी जो माता जी हैं गुलरी काकी, वो कंप्लेन कर देती है जो मुखिया है उनके पास, जिससे उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, निकाल दिया गया था। तब यहाँ पे लिखा गया तब अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया। देखिए अंत में कोई रास्ता तो था ना, सरदार चाहते थे कि भैया जल्द से जल्द जो पंच लाइट है उसको जलाया जाए, तो वही बात लिखा है। तब अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया और उसे आदेश दिया कि पंच लाइट को जलाने को। तब गोधन ने पंच लाइट को जला दिया, जिससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन से कहा, जा तेरे 7 खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। और गुलरी काकी ने प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। और जो गुलरी काकी कंप्लेन की थी वही उसको फिर से गोधन को क्या करती हैं, अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। तो ये होती है जी, अगर आपके पास कोई क्वालिटी है तो हो सकता है, हो सकता नहीं, मुझे लगता है कंफर्म है कि आपको हर जगह ना रिस्पेक्ट मिलेगा जी, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट वही व्यक्ति दे सकते हैं जो आपसे थोड़ी ईर्ष्या कम करते हैं। हो सकता है डर की वजह से कोई ईर्ष्या करता भी हो तो वही आपको रिस्पेक्ट दे, बट समझ में तो आ ही जाता है ना कि कौन डर से कर रहा है या कौन लालच से कर रहा है या कौन किस भाव से आपका सम्मान कर रहा है। तो ये सब बातें हैं जी। चलिए आप सबसे पहले ये पंच लाइट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। 5 नंबर में ये हमसे पूछा जाता है जी, 5 मार्क्स में ये हमसे कहानी पूछा जाता है। तो एक हमें पंच लाइट हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए दूसरा एक और हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा है बहादुर। बहादुर क्या है, नेपाली बच्चा है जो अपनी सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण अपने घर छोड़कर शहर भाग आया होता है, जहाँ पर उसके साथ क्या होता है, जो कहानी लिखा गया है ना अमरकांत जी द्वारा, वही अमरकांत जी उस बालक को अपने घर में नौकर रख लेते हैं। शुरू में उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार, उसकी पत्नी, जो लेखक है अमरकांत जी, वो भी उससे, उसका बेटा है अमरकांत जी का, वो सब उससे अच्छा व्यवहार करते हैं जो घर छोड़कर भाग आया होता है। पर तो धीरे धीरे उससे कठोरता बरतने लगते हैं, उससे मारने पीटने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर, जिससे वो घर छोड़कर फिर से भाग जाता है। तो वही कहानियों को इसमें बताया गया है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कूट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली क्या है, लड़का है जो अपनी सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। लेखक उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार तो पहले बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर घर के सभी कार्यों को करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलती थी। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर मानो तो उसको मारने का एक बहाना खोजते थे। एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर यहाँ पे चोरी रहेगा, ठीक है ना, बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ
बहुत बुरा व्यवहार किया तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना, चला जाता है। उसके जाने के बाद मानो घर में मातम छा जाती है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। अब भैया बहादुर ही सभी काम करता था तो सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। तब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर बहादुर जा चुका था। उनको माफ़ करने वाला जो बहादुर था वो अब जा चुका था। तो ये है बहादुर की एक इम्पॉर्टेंट कहानी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, अच्छी बात है। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट आपने कहानियां, 2 इंपॉर्टेंट कहानियां देख लिए। चलिए अब यहाँ से अब हमें साहित्यिक जीवन परिचय जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेखक का याद रखेंगे। हम आपको 2 इंपॉर्टेंट लेखक का पहले हम आपको साहित्यिक जीवन परिचय करा रहे हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम अभी पहला हम देख रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो सबसे पहले आप साहित्यिक जीवन परिचय कहता है तो पहले हमें जीवन परिचय ही लिखना होता है। तो देखिए कैसे लिखना है। हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पहले बता रहे हैं। लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। उसके बाद मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने। इनके पिता का नाम क्या था? विष्णु अग्रवाल था। तो इस तरीके से बेसिक इनका हमने जीवन परिचय बता दिया। ठीक है ना, आप चाहें तो एक लाइन और इनका निधन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्य में इनका क्या योगदान है वो हमें लिखना है। तो हमने लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषाओं के कई प्राचीन ग्रंथ का लेखन भी किया। अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है ना, तो ये बेसिक हमने इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय इतना लिख दिया। फिर से आप लिखेंगे इनकी कृतियां या रचनाएं। क्या हमने लिखा है? इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और वाण भट्ट का हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो ये इनकी रचनाएं या कृतियां हैं, मोस्टली 2 जो हमने बता दिया। निबंध संग्रह क्या है? भारत की एकता है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृत है। तो ये इनके क्या है? निबंध संग्रह है। आलोचना क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है और हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन है। तो इतना ही आपको याद करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत ही इतना छोटा लिखेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा पूरा नंबर? 100% मिलेगा। आप इस तरीके से हेडिंग वाइज हेडिंग जिस तरीके से हमने बता गया है ना, इस तरीके से आप लिखिएगा। और दूसरी बात मैं कहूँ कि ये देखिए बहुत ही पास लिखा गया है, टाइपिंग किया गया है तो ये कम हो रहा है। आप इसको अच्छे से लिखिए, तो जैसे बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा स्पेस देकर अच्छे राइटिंग से बैठा कर लिखिए। देखिए आपका 1 पेज से अधिक हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना? तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, तो ये हमारा पहला हमने लेखक का जान लिया। दूसरा हमारा लेखक कौन है उनका देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये हमारे दूसरा इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से न हो पाई। इन्होंने खुर्जा के एक सांस्कृतिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किए और राष्ट्रीय नेता आसफ अली का भाषण सुना और प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल की यात्राएं भी की, मतलब कई बार ये जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में लग गए। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी को यह परलोक सिधार गए। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इनका जीवन परिचय हमने यहाँ पर लिखा है, जिसको आपको भी इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है अब हमारा साहित्यिक परिचय। साहित्य में इनका क्या योगदान है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या गए? प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्त थे। मतलब इनमें ये हम कह सकते हैं ना,
इतना प्रैक्टिस किए थे कि ये बहुत ही अच्छे थे, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक, ठीक है, 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किए। प्रभाकर जी का कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए। अब वो 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं तो वो आप बता भी सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कृतियाँ या रचनाएं। सबसे पहले इनकी जो कृतियाँ या रचनाओं में हमें हेडिंग डालना है रेखा चित्र। रेखा चित्र में क्या है, नई पीढ़ियों का विचार है, जिंदगी मुस्कुराई है। अगला आता है लघु कथा, कौन कौन सा है, प्रकाश के तारे हैं, धरती के फूल हैं। संस्मरण क्या है, दीप जले और शंख बजे, ये संस्मरण है। तो ये आप जो रचनाएं में आप इतना लिखेंगे। तो ये हमारा 2 इंपॉर्टेंट क्या हुआ, लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एक और हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और देखिए, एक और हम देख लेते हैं लेखक का ही, जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, 3 हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और ये भी तैयार कर लें, 3 हम बता रहे हैं, जो भी आप तैयार करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1989 ईस्वी में रोजगार से पीड़ित, मतलब रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे, फिर से हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापिका भी थे। इन्होंने रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथों का संपादन किए। आधुनिक युग का गद्यकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचना में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। तो ये थोड़ा सा साहित्यिक परिचय, थोड़ा सा कठिन वर्डों का यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा साहित्यिक परिचय ऐसे आप लिखेंगे। फिर से इसके बाद ये आपको ये नहीं लिखेंगे ना तो 5 नंबर जो पूछा जाता है 3 ही नंबर मिलेंगे। ये जो रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निबंध संग्रह में है आशीष यहाँ पे देखिए अशोक का फूल रहेगा ना, अशोक। तो यहाँ पे सबसे पहले अशोक का फूल रहेगा, कुटज रहेगा, कल्पलता रहेगा और आलोक पर्व रहेगा। उपन्यास में वाण भट्ट का आत्मकथा रहेगा, पुनर्वा यहाँ पे रहेगा। अगला आता है आलोचक इतिहास, साहित्य सहचर रहेगा, सुर साहित्य रहेगा, कबीर रहेगा। इतिहास में कौन कौन सा रहेगा, हिंदी साहित्य रहेगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल रहेगा। तो ये हमारा हो गया जी। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट में लेने का आपको अवसर दे रहा हूं, पहले इसका ले लीजिए, ले लिए ना। ये किसका है, ये हमारा है आचार्य हजारी प्रसाद जी का स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया। अब यहां से हमारा देखिए, सॉरी चलिए अब यहां से हमारा कवि का स्टार्ट होता है। कवि में भी हम 3 ही इंपॉर्टेंट हम कवि का भी बता देंगे। 3 इंपॉर्टेंट हमने लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय देख लिया, तो 3 ही कवि का भी देख लेते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तब 2 भी याद करेंगे ना तो मुझे चांसेस है कि उनमें से ही आएंगे, बट मैं कहूँगा 3 ही याद कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है, क्यों हम रिस्क लें, रिस्क हमें क्यों ले जी, हमारे पास टाइम, हम कर लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय कवि मैथिल शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरागांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। महात्मा गांधी
गांधी ने क्या इन्हें राष्ट्रीय उपाधि दी है? महात्मा गांधी ने क्या दिया है? जो हमारे मैथिल शरण गुप्त जी हैं इनको क्या दिया है? महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि का उपाधि दिए हैं। अगला, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अब 12 दिसंबर 1984 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो ये बातें हैं जी। अगला आता है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय देख लिया। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? गुप्त जी ने खड़ी बोली का स्वरूप, विकास और अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं भारत भारतीय आदि में इतिवृत्त कथन की अधिकता दिखाई देती है। तो ये परिचय, साहित्यिक परिचय में लिखने के बाद देखिए साहित्यिक स्थान भी हेडिंग डालकर ही आप लिख लीजिएगा। आप चाहें तो इसी के मतलब यहाँ के बाद फिर से आप ये भी लिख सकते हैं, ये हेडिंग ना डाल के, पर हेडिंग डाल देंगे ना तो टीचर ये समझेंगे हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। साहित्यिक स्थान में फिर से लिखेंगे मैथिल शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान है। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। ठीक है ना, तो इतना आप लिख देंगे साहित्यिक परिचय में यहाँ से यहाँ तक। फिर से आता है कृतियाँ या रचनाएं। यहाँ पे लिखेंगे गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथ में भारत भारतीय, ठीक है ना, कौन कौन सा है जी? भारत भारतीय, किसान, शकुंतला, पंचवर्तीय, तृप्त गंगा, सांकेत, यशोधरा, काबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखित हैं। तो ये था जी सबसे पहले मैथिल शरण गुप्त जी का क्या? साहित्यिक परिचय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट अगला हमारा आता है भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी का अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे कि भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। 7 वर्ष की आयु में ही, ठीक है ना, आयु में ही इन्हें दोहा लिखे और अपने पिता को दिखाया। तो पिता ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया और 35 वर्ष के अल्पायु में सन 1985 ईस्वी में इनका देहवास हो गया। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे, बहुत ही कम वर्ष में ही इनका देहांत हो गया। अगला आता है साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण इन्हें 1857 ईस्वी तक के काल को मतलब समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मतलब ये इतने प्रसिद्ध थे ना कि इनका जब से जन्म हुआ था उस समय से, मतलब यहाँ पे लिखा गया ना 1857 या मतलब 1857 ईस्वी तक के जो काल है ना, उस काल को भारतेंदु काल के नाम से, भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाने लगा। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में क्या हुए? प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद आप यहाँ पे आता है कृतियाँ या रचनाएं में मौलिक नाटक सत्य हरिश्चंद्र और श्री चंद्रावली, ये हमारा रचनाएं या कृतियाँ हैं। अनुदित नाटक रचनाएं क्या हैं? तो विद्या सुंदर है, धनंजय विजय है, भारत जननीय है। निबंध संग्रह में क्या है? नाटक है, काल चक्र है, कश्मीरी कुसुम है। काव्य कृतियां में प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है जी। भारतेंदु जी का भी हमने देख लिया। अंतिम हमारा आता है जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? हमने लिखा है प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध सुगंधी शाही नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्पांशु में ही माता पिता के देहांत होने के कारण उनमें बाधा पड़ गई। यहाँ पे बाधा, ठीक है ना, यहाँ पे बाधा लिखेंगे, बाधा, ठीक है ना, बाधा पड़ गई और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायी
प्रसाद जी पर आ गई। ठीक है ना, माता पिता का देहांत हो गया तो सभी जिम्मेदारी घर की इन पर ही आ गई। परिवार का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए तथा 48 वर्ष की अल्पायु में ही 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो ये हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। यहाँ पे लिखा गया प्रसाद जी के काव्य में संदर्भ एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी कुल 7, ठीक है ना, 67 रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग का निर्माण किए। प्रसाद जी की रचनाएं चिंताधार, कंबाइनी और आंसू जो है वो प्रसिद्ध काव्य हैं। ये चिंताधार है, कंबाइनी है और एक है आंसू। ये क्या है, प्रसिद्ध क्या है, काव्य हैं। अगला आता है कृतियां या रचनाएं। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है काव्य में चिंताधार है, लहर है, झरना है, प्रेम प्रतीक है, आंसू है, कंबाइनी है। अगला आता है काव्य कृतियां में चंद्रगुप्त है, अजात शत्रु है, राजश्री है। अगला आता है विशाख है, ये है। और उपन्यास में आप क्या लिख देंगे, कंकाल है, तितली है, इरावत है। ये उपन्यास फिर से नीचे तीसरे में लाइन में लिखेंगे। तो ये है जी हमारा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, तो ये था हमारा चार इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना, ये हमारे 30 नंबर हमको हिंदी में दिलाएंगे। हिंदी का पेपर आपका सबसे पहले है, ठीक है ना, तो ये सब आप तैयार कर लेंगे। एक वीडियो हम लाएंगे, आप परेशान ना हो, एक वीडियो हम जल्द ही आपको मिलेगा जिसमें संपूर्ण हिंदी का मात्र एक वीडियो से हम पूरी कंप्लीटली तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, यदि आपको चाहिए वो वीडियो कंप्लीट, आप लिखिएगा हिंदी कंप्लीट वीडियो, ठीक है ना, हिंदी कंप्लीट वीडियो लाइए। केवल इतना लिखकर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम जरूर उस पर लाने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम का ग्रुप है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, और हिंदी का, इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।